नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों, हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर शिक्षक बंधु का जिसका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, शिक्षक बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, बहुत ही सही टाइम पर बहुत ही प्रैक्टिस यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है दोस्तों पर्यावरण में 30 में 30 लाना। अब बहुत हो गया 20-25, हमें 30 में 30 लाना है। तो ईवीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आपका। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट हम आपको बेल आइकन पे दे देंगे तो देख सकते हैं। तो चलिए आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, जो अम्लीय वर्षा होती है आखिर जो है इसका मुख्य कारण क्या है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती है, ओजोन परत के हैश के कारण हो रहा है, या ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, या सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है आपका SO2 है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का निम्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो भूमंडलीय ताप है आपका, इस पर किसका आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान की वृद्धि पर नहीं पड़ेगा, ध्रुवीय बर्फ पर नहीं पड़ेगा, मृदा संरचना पर नहीं पड़ेगा, ये जलवायु पर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो भूमंडलीय ताप है मृदा संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तापमान की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ध्रुवीय बर्फ पर भी प्रभाव पड़ता है, जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रश्न यह पूछा गया किस पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो मृदा संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। CO2, CH4, N2O, H2। ठीक है, तो इनमें में से कौन सी गैस आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। कौन सी, CO2 होगा, CH4। ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए पहले देख लेते जिम्मेदार जो गैस है आपकी, CO2 भी है, CH4 है और N2 है, ये जिम्मेदार है। लेकिन जो H2 आपका है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, मीथेन हो गया CH4, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2O, या नाइट्रोजन हो गया N2। ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस नहीं है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन आपका नाइट्रोजन नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सभी लोग ध्यानपूर्वक सभी प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न यह है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपके प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब। 16 अगस्त को, 16 सितंबर को, 16 अक्टूबर को, या 5 जून को। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई है। यानी कि ओजोन में जो सांद्रण होता है, छिद्र होता है, उस कैसे हम नाप पाते हैं कि उसकी नापने की इकाई क्या है, यूनिट क्या है। जूल है, डेसिबल है, डॉप्सन है, या सीवर्ट है। ठीक है, तो ओजोन सांद्रण को नापने की इकाई आपकी डॉप्सन कहलाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे साथियों, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। कार्बन की परत, ओजोन परत, नियोन परत, या बादलों की परत। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वीवासियों की रक्षा किससे करती हैं, आपके ओजोन परत से करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है। यानी जो ओजोन परत है वह सबसे बड़ा छिद्र कहाँ है। अंटार्कटिका में पाया गया है, हिमालय में, ऑस्ट्रेलिया में, या ग्रीनलैंड में। ठीक है, तो ओजोन परत में सबसे बड़ा जो छिद्र है आपके अंटार्कटिका में पाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है। यानी विश्व में पूरे वर्ल्ड में अम्ल वर्षा से सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है। चीन है, नॉर्वे है, जापान है, या ब्राज़ील है।
तो सबसे अधिक प्रभावित जो आपका देश है, ठीक है, अम्ल वर्षा से, वो नॉर्वे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी ऐतिहासिक इमारत को अम्लीय वर्षा से हानि की आशंका है? ठीक है, यानी कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारे भारत देश में, अम्लीय वर्षा से हानि की किस इमारत को, ठीक है, आशंका है? लाल किला पर, कीर्ति स्तंभ पर, हवा महल पर, या ताजमहल पर? ठीक है दोस्तों, तो आपकी अम्लीय वर्षा की जो हानि की आशंका है वो ऐतिहासिक इमारत आपका ताजमहल है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, ओजोन परत ह्रास के लिए मुख्यतः उत्तरदायी प्रदूषक है। यानी ओजोन परत जो ह्रास आ रहा है उसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी प्रदूषक कौन है? ओजोन ही है, CFC है, एरोसोल है, या स्मोग है? तो जो इसका प्रमुख उत्तरदायी प्रदूषक है वह आपका CFC है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण को वर्णित करता है, जो आपका पर्यावरण है वर्णित करता है कौन? व्यापक, निरंतर, सक्रिय, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों व्यापक, निरंतर, सक्रिय, ये सभी आपके पर्यावरण को वर्णित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण को वर्णित नहीं करता है। अब बताइए पर्यावरण को कौन वर्णित नहीं करता है? घेरे हुए, जैव तथा अजैव, सामाजिक वातावरण, या निरंतर? तो भैया पर्यावरण को वर्णित नहीं करता है सामाजिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण में क्या सम्मिलित नहीं है? भौतिक, समाज, संस्कृति, या निरंतर? ठीक है, तो पर्यावरण में क्या सम्मिलित नहीं है यहाँ पर? संस्कृति आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जबकि आपका भौतिक भी सम्मिलित है, समाज भी, और निरंतर आपका सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बच्चे के लिए योग्य बनाने वाले पर्यावरण की क्या विशेषता नहीं है? ठीक है, यानी बच्चे के लिए योग्य बनाने वाले पर्यावरण की विशेषता है नहीं, यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो प्रेरणा नहीं है, अनुभव नहीं है, गर्माहट, या विश्वास? ठीक है दोस्तों, तो बच्चे के लिए योग्य बनाने वाले पर्यावरण की विशेषता प्रेरणा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चा अपने निकटस्थ पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, यह पर्यावरण उसके अधिगम का खालिस्तान संदर्भ बन जाता है, प्राथमिक बन जाता है, द्वितीय, तृतीय, या कोई नहीं? ठीक है, तो बच्चे अपने निकटस्थ पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करता है, यह पर्यावरण उसके अधिगम का प्राथमिक संदर्भ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक, भौतिक, प्राकृतिक, या कोई नहीं? तो भौतिक पर्यावरण को किस नाम से जाना जाता है? प्राकृतिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान से निकाली जाती है, इसलिए यह किस विषय क्षेत्र का है? संयुक्त विषय क्षेत्र है, एकल है, द्वितीयक है, या त्रिगुण विषय क्षेत्र है? तो समझने वाली बात है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान से निकाली जाती है, इसलिए यह संयुक्त विषय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का विकास है। जो संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है कैसा होना चाहिए? बच्चे का विकास है। शैक्षिक होगा, भावात्मक होगा, कौशल होगा, चहुमुखी विकास होगा। तो संपूर्ण शिक्षा की बात की गई है तो चहुमुखी विकास हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में पर्यावरण अध्ययन के भिन्न भिन्न उद्देश्यों की सूची दी गई है। मुख्यतः यह बच्चों में निम्नलिखित का विकास करने पर केंद्रित है: अपने पर्यावरण का ज्ञान एवं समझ, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता तथा संबंधों का ज्ञान, प्रभावित करने वाली विशेषताओं का ज्ञान, या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है
कि आकाश में बना इंद्रधनुष अत्यंत सुंदर है। बच्चे की यह समझ प्रदर्शित करती है नैतिक मूल्य की, सौंदर्यपरक मूल्य की, पर्यावरण का मौलिक मूल्य की या भावात्मक मूल्य की। तो आपका सौंदर्यपरक मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल हमारे व्यवहार तंत्र का हिस्सा है। तो जो मूल है हमारे भावात्मक व्यवहार तंत्र का हिस्सा है, बौद्धिक, कौशल या उपर्युक्त सभी। तो जो मूल हमारे होते हैं वह भावात्मक व्यवहार तंत्र का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन में हमेशा इस मूल को ऊंचा रखा गया है कि पृथ्वी पर जो भी है एक परिवार से संबंध रखता है। इसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौम पृथ्वी शासन पत्र, लौकः समस्त सुखनो, ठीक है, सुखन अभवन्तु। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का उचित वर्णन करता है। यानी जो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है इन्वायरमेंट स्टडीज का, उसमें जो उचित वर्णन कौन करता है? इनमें से कई अध्ययन क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह बाल केंद्रित है, इसकी पद्धति सृजनात्मक है, यह शिक्षण पर आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के बाल केंद्रित विधि के अनुसार एक शिक्षक है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अधिगम के बाल केंद्रित विधि के अनुसार एक शिक्षक कैसा होना चाहिए? बच्चों में एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करता है, बच्चों की योग्यताओं की तुलना करता है, बच्चों को स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, या बच्चों को उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य बांटता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को स्वयं सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह आप लोगों से पूछा जा रहा है कि शोध द्वारा यह स्थापित हुआ है कि बच्चे खींचते हैं प्रौढ़ों से अलग तरीकों से, वास्तविक जीवन के संदर्भों से, कुछ करके देखने से, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शोध द्वारा यह स्थापित है कि बच्चे खींचते हैं प्रौढ़ों से अलग तरीकों से खींचते हैं, वास्तविक जीवन के संदर्भों से, सब कुछ करके देखने से। तो उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न यह है, परिवार एवं मित्र मुख्य प्रकरण में कितने उप प्रकरण हैं? ठीक है, जो परिवार एवं मित्र आपका एक प्रकरण हो गया, इसके जो ठीक है, उप प्रकरण कितने हैं? 2 हैं, 3, 4, 5। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने उपकरण हैं यहाँ पर? परिवार एवं मित्र के मुख्य उपकरण हो गया, इसके उपकरण पूछ रहा है, तो आपके 2 उपकरण हैं। ठीक है, 4 उपकरण हैं। ठीक है, 2 नहीं, यहाँ पर आपके 4 उपकरण हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के कुल कितने मुख्य प्रकरण हैं? ठीक है, अब बात आ गई पर्यावरण के मुख्य प्रकरण की। कितने मुख्य प्रकरण हैं? तो 6 आपके मुख्य प्रकरण हैं, जिसमें से आपका एक था क्या? परिवार एवं मित्र, ये आपका प्रकरण है। ठीक है, 6 में से एक प्रकरण आपका परिवार एवं मित्र है। ठीक है, और टोटल आपके 6 प्रकरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का उद्देश्य अधिगम का एकीकृत पक्ष है, बहुआयामी है, व्यक्तिगत पक्ष है, या जातिगत पक्ष है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का उद्देश्य अधिगम का एकीकृत पक्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जहाँ तक हो सके सीखने की प्रक्रिया सुखद हो, ना कि थका देने वाली, किसका कथन है साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारिया मोंटेसरी का कथन है कि जहाँ तक हो सके सीखने की प्रक्रिया सुखद हो, ना कि थका देने वाली। तो मारिया मोंटेसरी का कथन है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में। अब आप लोगों को बताना है पेडागॉजी प्लस पूरा कंसेप्ट यहाँ पे प्रश्न है आपके। ठीक है, तो बताना है आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पाए हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और बात करेंगे
जायसवाल कोचिंग सेंटर की। तो चैनल को ज्वाइन करने के साथ यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे इससे रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन पाने के लिए बहुत ही मदद करेंगे साथियों। हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।